ये कि 2026 तुला राशि वालों के लिए कोई सामान्य वर्ष नहीं बताया गया है। इसे एक गोल्डन एरा या स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। बिल्कुल। और इस गोल्डन एरा के पीछे का जो मुख्य कारण इन रिपोर्ट्स में दिया गया है वो है छठे भाव में शनि का गोचर, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बना रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंडीशन भी छिपा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। पहले इस राजयोग को समझते हैं। जब हम इन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो इनके पीछे के सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा आपने। आमतौर पर लोगों को लगता है कि राजयोग का मतलब है कि बस घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा आराम से, लेकिन इन सोर्सेज में बात हो रही है छठे भाव की। ज्योतिषीय नजरिए से अगर हम देखें तो छठा भाव कर्ज, बीमारी, संघर्ष और शत्रुओं का स्थान माना जाता है। मतलब उन सभी चीजों का स्थान जिनसे हम भागना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और जब शनि वहां आते हैं, जिन्हें न्याय, कर्म और बहुत ही सख्त अनुशासन का ग्रह माना जाता है, तो वो एक तरह से एक बहुत ही कड़क ऑडिटर की भूमिका निभाते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी जिंदगी की पुरानी फाइल्स को साफ करते हैं। ये ऑडिटर वाली एनोलॉजी बहुत ही सटीक लग रही है मुझे। हाँ, क्योंकि इसी वजह से इन लेखों में दावा किया गया है कि पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं खत्म होने लगेंगी, बैंक के रुके हुए लोन चुकता हो जाएंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी। और अगर इसका साइकोलॉजिकल अर्थ निकाला जाए तो ऐसा लगता है कि इंसान अंततः अपनी उन समस्याओं का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो जाता है जिनसे वो काफी लंबे समय से भाग रहा था। ये समय चीजों को सुलझाने का बताया गया है। बिल्कुल। और इन रिपोर्ट्स में जो समय सीमा दी गई है वो भी बहुत स्पेसिफिक है। 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक शनि मीन राशि में यानी इसी छठे भाव में रहेंगे। तो इन आर्टिकल्स का मानना है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ये समय नई नौकरी लेकर आ सकता है, और जो पहले से नौकरी में है उनका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन शुरुआत में हमने जिस वार्निंग या कंडीशन का जिक्र किया था वो आखिर क्या है? इन लेखों में ऐसा क्या है जो इस स्वर्णिम काल पर एक अचानक ब्रेक लगा देता है? वो कंडीशन असल में समय के एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाती हैं। इन सोर्सेज के अनुसार ये जो ऋण चुकाने और तरक्की करने का गोल्डन एरा है, इसकी एक एक्सपायरी डेट है 3 जून 2027। अच्छा, मतलब एक डेडलाइन सेट कर दी गई है। हाँ, क्योंकि इस तारीख के बाद शनि अपनी जगह बदलेंगे और मेष राशि में यानी तुला राशि के ठीक सामने 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इस स्थिति को कंटक शनि की शुरुआत कहा जाता है। एक मिनट रुकिए, कंटक शनि, ये तो सुनने में ही काफी भारी और डरावना शब्द लग रहा है। इसका आखिर क्या मतलब होता है? कंटक का सीधा सा अर्थ होता है कांटा। इन आर्टिकल्स के अनुसार जब कंटक शनि का प्रभाव शुरू होता है तो इंसान को जीवन के हर कदम पर एक चुभन या फ्रिक्शन महसूस होती है, खासकर रिश्तों और साझेदारियों में। इसको ऐसे समझिए जैसे आप जूते पहनकर चल रहे हैं और अंदर एक कंकड़ आ गया है। ओफ, वो फीलिंग तो बहुत ही इरिटेटिंग होती है। सफर तो तय हो रहा होता है लेकिन हर कदम पर दर्द होता है। बिल्कुल वैसा ही। इसीलिए 2026 के लिए इन सभी सोर्सेज में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि ये साल हवा में उड़ने का नहीं है, बल्कि अपनी नींव को मजबूत करने का है। मतलब मुख्य लक्ष्य केवल एक होना चाहिए कि अपने पुराने कर्जों को पूरी तरह से शून्य कर देना और किसी भी कीमत पर कोई नया कर्ज बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, और साथ ही अपने अहंकार यानी ईगो को किनारे रखना, क्योंकि अगर 2026 में इंसान कर्ज मुक्त नहीं हुआ तो 2027 के बाद वही कर्ज एक बहुत बड़ा कांटा बन सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपनी बैलेंस शीट क्लियर करने का यही सही वक्त है। इसी बीच हमने जो रिसर्च पढ़ी उसमें नक्षत्रों को लेकर कुछ बहुत ही बारीक डिटेल्स भी हैं। हाँ, इन लेखों ने तुला राशि के अलग-अलग नक्षत्रों के लिए अलग-अलग भविष्यवाणियां की हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। का चित्र नक्षत्र है तो इन रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें रियल एस्टेट के क्षेत्र में शानदार मुनाफा हो सकता है। स्वाति नक्षत्र वालों को विदेश में नौकरी या प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बताए गए हैं, और विशाखा नक्षत्र वालों के लिए कहा गया है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और परीक्षाओं में शानदार रैंक हासिल कर सकते हैं। मुझे हैरानी होती है कि ये इतना सटीक कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें ज्योतिष की प्रणाली को थोड़ा करीब से देखना होगा। नक्षत्र असल में ऊर्जा के बहुत ही सूक्ष्म रूप या सब कैटेगरीज होते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर राशि एक बड़ा हाईवे है तो नक्षत्र उस हाईवे पर अलग-अलग लेन्स की तरह हैं। ये एग्जाम्पल काफी क्लियर है। जब हम तुला राशि के मूल स्वभाव का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र यानी वीनस है,
शुक्र सौंदर्य, कला, कूटनीति, लग्जरी और संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि इन लेखों में तुला राशि के लोगों को बहुत ही संतुलित और शांति प्रिय बताया गया है। वे जीवन में हर जगह एक एस्थेटिक अपील या सुंदरता खोजते हैं। बिल्कुल, और जब इसी शुक्र की ऊर्जा अलग-अलग नक्षत्रों से मिलती है, तो परिणाम भी उसी अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। जैसे चित्रा में संपत्ति निर्माण और विशाखा में बौद्धिक विकास। ये कनेक्शन काफी लॉजिकल लग रहा है। और क्योंकि शुक्र सौंदर्य और संतुलन का ग्रह है, शायद इसीलिए इन आर्टिकल्स में तुला राशि वालों के लिए 5 ऐसे प्रमुख व्यापारों की लिस्ट दी गई है जिनमें वे सबसे ज्यादा सफल हो सकते हैं। हाँ, वो लिस्ट सच में उनके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल से बहुत ज्यादा मैच करती है। जब मैंने वो लिस्ट पढ़ी तो मुझे भी यही लगा। पहला है फैशन, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी उद्योग। ये तो सीधा सीधा शुक्र का प्रभाव दिखाता है। दूसरा है इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट और आर्ट गैलरी। यहाँ फिर से एस्थेटिक्स की ही बात आती है। हाँ, आप नोटिस करेंगे कि इन सभी व्यवसायों में एक चीज बहुत कॉमन है, चीजों को खूबसूरत और सुव्यवस्थित बनाना। तुला राशि के जातक आमतौर पर अव्यवस्था या केओस में काम नहीं कर सकते, उन्हें ऑर्डर पसंद होता है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। तीसरा व्यापार जो सजेस्ट किया गया है वो है पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर और नेटवर्किंग। और चौथा है वकालत और मध्यस्थता यानी मीडिएशन। ये दोनों क्षेत्र इस राशि के तराजू वाले प्रतीक को बिल्कुल डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। इनमें दोनों पक्षों को सुनने और एक कूटनीतिक संतुलन बनाने की जो स्वाभाविक क्षमता चाहिए होती है, वो पीआर और वकालत दोनों में बहुत काम आती होगी। और पांचवा क्षेत्र कपड़ों या गारमेंट्स का व्यापार बताया गया है। ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां कोई भी व्यक्ति अपनी इस स्वाभाविक कूटनीति और सौंदर्य बोध का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। और इन विश्लेषणों में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है, और वो है पार्टनरशिप की बारीकियां। व्यापार केवल अकेले टैलेंट से नहीं चलता, वो अक्सर सही साझेदारी से बढ़ता है। इन रिपोर्ट्स का कहना है कि तुला राशि वाले अकेले एक नेता की तरह काम करने के बजाय एक टीम में या जोड़े में कहीं अधिक बेहतर काम करते हैं। क्योंकि उनका मूल स्वभाव ही संतुलन खोजना है। वो हमेशा एक ऐसे काउंटर बैलेंस की तलाश में रहते हैं जो उनकी ऊर्जा को पूरा कर सकें। इसीलिए इन आर्टिकल्स के अनुसार मेष राशि यानी एरीज वाले इनके सबसे स्वाभाविक पार्टनर माने जाते हैं। मेष राशि, लेकिन यहाँ थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? मेष तो बहुत आक्रामक और तेज ऊर्जा वाली राशि मानी जाती है ना? यही तो इस पूरी थ्योरी की खूबसूरती है। मेष का स्वामी मंगल है, जो एक्शन, ऊर्जा और पहल करने का प्रतीक है, जबकि तुला का स्वामी शुक्र शांति और विचार का प्रतीक है। अच्छा, मतलब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तुला राशि वाले कई बार निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि वे हर पहलू को तोल रहे होते हैं। ऐसे में मेष राशि की जस्ट डू इट वाली जो ऊर्जा होती है, वो उन्हें वो पुश देती है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। ये तो काफी प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन लग रहा है। लेकिन इन सोर्सेज में ये भी बताया गया है कि ग्रहों की बदलती स्थितियों के आधार पर कर्क, कुंभ और मिथुन राशि वालों के साथ भी इनकी पार्टनरशिप काफी लंबी और सफल चलती है। हाँ, इन राशियों के साथ इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी बैठती है। तो हमने देखा कि करियर में कूटनीति और सही पार्टनरशिप कैसे काम आएगी। लेकिन यही कूटनीति और संतुलन का सबसे बड़ा टेस्ट 20 फरवरी 2026 को होने वाला है। हाँ, जो आर्टिकल्स और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हमने देखे, वे इस एक विशेष दिन पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। इस दिन का विश्लेषण काफी डीपली किया गया है। इससे बड़ी राहत मिलने के पक्के संकेत हैं। ऐसी राहत मिलने पर इंसान मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करता है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए उसका गोचर बहुत तेजी से असर दिखाता है। लेकिन इन्हीं सोर्सेज में इस दिन के लिए कुछ बहुत ही गंभीर चेतावनियां भी दी गई हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस कार्य को बहुत आसान समझा जा रहा है, उस दिन उसमें अप्रत्याशित मुश्किलें आ सकती हैं। खासकर ऑफिस की राजनीति को लेकर बहुत सतर्क रहने को कहा गया है। ये वो दिन नहीं है जहां कोई अपने अहंकार को आगे रखे। सलाह ये दी गई है कि इस दिन कम बोलें और चीजों को अधिक ऑब्जर्व करें, क्योंकि एक गलत शब्द या ओवर कॉन्फिडेंस उस दिन की सारी सकारात्मक ऊर्जा को खराब कर सकता है। इसका मतलब है कि 20 फरवरी को रेडार के नीचे रह के अपना काम चुपचाप करना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। इस दिन के लिए इन लेखों में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स भी हैं। जैसे इस दिन के लिए भाग्यशाली अंक 1 बताया गया है और अशुभ अंक 7 है। लकी रंग पीला बताया गया है। और जो उपाय बताए गए हैं वो भी काफी रोचक हैं। हाँ, सुझाव ये है कि भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। अब अगर हम इसे सिर्फ कर्मकांड के नजरिए से ना देखें तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान हो सकता है? अगर हम इसे एक साइकोलॉजिकल या माइंडफुलनेस टूल के रूप में देखें तो सुबह सुबह पीले रंग पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि सकारात्मकता और ऊर्जा का रंग है, और 11 बार शांति से बैठकर किसी मंत्र का उच्चारण करना असल में आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये नजरिया तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप अपने दिन को एक पॉजिटिव एंकर दे रहे हैं। बिल्कुल, जब आप दिन की शुरुआत में ही ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपको अपने अहंकार को छोड़कर एक हायर पावर या व्यापक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान देना है, तो ऑफिस की राजनीति या काम का तनाव आपको उतना परेशान नहीं करता। ये एक एंकर की तरह काम करता है जो पूरे दिन आपको सेंटर्ड रखता है। यानी ये उपाय सिर्फ पारंपरिक उपाय नहीं है, बल्कि दिनचर्या को अनुशासित करने के छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं। चलिए अब इस चर्चा के एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो हमेशा से सबसे ज्यादा दिलचस्पी का विषय रहता है, लव लाइफ। हाँ, 2026 की लव लाइफ का तजुर्बा काफी अलग होने वाला है तुला राशि के लिए। 2026 के लिए इन आर्टिकल्स में जो बातें कही गई हैं, उनका अगर मैं एक लाइन में सार निकालूं तो वो है दिखावा नहीं बल्कि समझदारी। इस साल कोई बड़ा ड्रामा या फिल्मी रोमांस नहीं होने वाला है। और इसका कारण फिर से वही ग्रहों की स्थिति और शनि का प्रभाव है। इन विश्लेषणों में पूरे साल को 4 हिस्सों या क्वार्टर्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बांटा गया है। और अगर हम जनवरी से मार्च की बात करें तो ये समय शनि के सीधे प्रभाव में है। और जैसा कि हमने पहले बात की, शनि को हवाई के लिए पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। शनि मांग करते हैं कि रिश्ते की नींव सच्चाई और जिम्मेदारी पर टिकी हो। इस समय हल्के फुल्के वादों से काम नहीं चलेगा। पार्टनर की थकान, उनके काम के दबाव और उनकी जिम्मेदारियों को समझना ही इस दौरान सबसे बड़ा रोमांस होगा। और फिर आता है अप्रैल से जून का समय। इन रिपोर्ट्स के अनुसार 21 मई के बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, जब गुरु यानी जुपिटर अपनी चाल बदलते हैं। गुरु को विस्तार और गंभीरता का ग्रह माना जाता है, तो इन लेखों का दावा है कि इस समय रिश्तों में अचानक एक गहराई आ जाएगी। जो लोग सिंगल हैं या लंबे समय से कमिटमेंट से बच रहे थे, वे अचानक शादी या सगाई जैसी गंभीर बातों पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन असली चुनौती आती है जुलाई से सितंबर के बीच। इन विश्लेषणों में बताया गया है कि इस दौरान गुरु के दशम भाव में जाने से, जो कि करियर का भाव है, काम का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। और जब ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो घर पर रिश्तों में थोड़ी दूरी या मानसिक थकान महसूस होना बहुत स्वाभाविक बात है। ऐसे समय में इन आर्टिकल्स की सलाह बहुत ही व्यवहारिक है। वे कहते हैं कि जब समय कम हो तो किसी बड़े ड्रामे या बड़े सरप्राइज की जरूरत नहीं होती। सही कहा। दिन के बीच में एक छोटा सा मैसेज कर देना या शाम को बिना फोन देखे साथ बैठकर एक कप चाय पीना ही रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी होता है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि ज्योतिषीय लेख इतने प्रैक्टिकल समाधान दे रहे हैं। और साल के अंत तक आते आते स्थितियां काफी बेहतर होने लगती हैं। हाँ, अक्टूबर से दिसंबर तक के समय के लिए कहा गया है कि रिश्ते बहुत स्थिर और सुकून भरे हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय इस मायने में खास हो सकता है कि उन्हें अपना कोई खास व्यक्ति ऑफिस या काम के माहौल में ही मिल सकता है। जहां लोग एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखते हैं, वहां जो आकर्षण पैदा होता है वो बहुत सॉलिड होता है। ये पूरी तरह से इस साल की थीम मैच्योरिटी से मेल खाता है। तो लव लाइफ में तो समझदारी की सख्त जरूरत है ही, लेकिन एक और पहलू है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और वो है स्वास्थ्य। हाँ, 2026 के स्वास्थ्य राशिफल को इन सोर्सेज में मिला जुला बताया गया है। साल की शुरुआत ठीक रहेगी, लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया, मई के बाद जब गुरु दशम भाव में जाएंगे और काम का वर्कलोड बढ़ेगा, तो उसका सीधा असर शरीर पर थकान के रूप में देखने को मिलेगा। तुला लग्न वालों की त्वचा और शरीर अक्सर अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। इन लेखों में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि अनिद्रा, भारी भोजन और गलत दिनचर्या तुरंत नकारात्मक असर दिखाएंगे। विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्त्री रोग से जुड़ी कुछ परेशानियां बताई गई हैं। सामान्य तौर पर बढ़े हुए तनाव के कारण जोड़ों का दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। और एक बहुत ही खास चेतावनी दी गई है कि इस पूरे साल एडवेंचर स्पोर्ट्स से पूरी तरह बचना चाहिए। यहाँ एकमात्र चाबी है कठोर अनुशासन। सही समय पर नींद लेना और काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना इस साल कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन जाएगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो उपाय इन आर्टिकल्स में सुझाए गए हैं वो भी बहुत स्पेसिफिक और ग्राउंडेड हैं। जैसे
अस्पतालों में मरीजों की सेवा करना या मजदूरों की मदद करना। इसके अलावा काले कुत्ते को रोटी खिलाने की बात भी कही गई है। लेकिन एक उपाय जिसे पढ़कर मुझे सच में हैरानी हुई, वो करियर और व्यापार में सफलता से जुड़ा है। उसमें लिखा है कि किसी भी शुक्रवार को दोपहर ठीक 1:30 बजे से 1:42 के बीच ओम दुम दुम द्रोम शुक्राय नमः या ओम शुंग शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। ये समय की डिटेल सच में काफी प्रिसाइज है। वही तो, सिर्फ 12 मिनट की विंडो, 1:30 बजे से 1:42 तक, ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक कैसे हो सकता है और इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक दिया गया है? ये वाकई बहुत दिलचस्प पॉइंट है। ज्योतिष में दिन के अलग अलग प्रहारों और ग्रहों के हौरा का बहुत महत्व होता है। वे इस 12 मिनट की खिड़की को शुक्र की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का समय मान रहे होंगे। लेकिन अगर हम इसे एक बार फिर उस साइकोलॉजिकल चश्मे से देखें, तो दोपहर 1:30 बजे का समय आमतौर पर वो समय होता है जब इंसान ऑफिस के काम में सबसे ज्यादा उलझा होता है। या फिर लंच के बाद वाली सुस्ती महसूस कर रहा होता है। ऐसे में ये नियम आपको मजबूर करता है कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच में रुकें, सब कुछ छोड़ें और 12 मिनट के लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। ओह अच्छा, तो ये एक तरह का ब्रेक हो गया। हाँ, इसको पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं साइकोलॉजी में। ये इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है और उसका फोकस बढ़ाता है। वाओ, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है इसको देखने का। इसके अलावा कुछ और उपाय भी थे, जैसे चावल, दूध और चीनी का दान करना या 9 साल से छोटी कन्या को चावल की खीर खिलाना। और वास्तु के नजरिए से भी एक उपाय बताया गया था इन लेखों में। हाँ, कि ऑफिस के साउथ ईस्ट कोने में चांदी के गाय बछड़े की मूर्ति रखना और ऑफिस के इंटीरियर में क्रीम, लाल या हल्के नीले रंग का प्रयोग करना भाग्यशाली रहेगा। ये सब फिर से शुक्र के उसी सौंदर्य और शांति वाले तत्व से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। ये सभी उपाय, चाहे वो दान हो या वस्तु के नियम, आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिलाते रहते हैं कि आपको अपने आसपास सकारात्मकता, करुणा और एक शांत वातावरण बनाए रखना है। अगर हम इन सभी बातों, ग्रहों की चाल और इन भविष्यवाणियों को एक साथ रखकर देखें, तो तुला राशि वालों के लिए 2026 के इस पूरे विश्लेषण का सार सिर्फ 2 शब्दों में सिमट जाता है: संतुलन और अनुशासन। जी, संतुलन और अनुशासन। इन लेखों का दावा है कि सितारों ने सफलता का एक बहुत ही भव्य मंच तैयार कर दिया है। राजयोग के रूप में परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। लेकिन उस मंच पर जो परफॉर्मेंस दी जानी है, वो किसी चमत्कार से नहीं आएगी। वो इंसान की अपनी मेहनत, उसकी स्थिरता, उसके धैर्य और उसके द्वारा लिए गए सही निर्णयों से ही आएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष है इस चर्चा का। अगर हम इस पूरी बात को एक व्यापक नजरिए से देखें, तो ज्ञान की असली कीमत तभी है जब उसे जीवन में उतारा जाए। बिल्कुल। ये जो लेख और वीडियो हमने आज एनालाइज किए हैं, ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। चाहे कोई व्यक्ति ज्योतिष पर पूरी तरह से विश्वास करता हो या इसे सिर्फ एक थ्योरी मानता हो, लेकिन इस विश्लेषण से जो सबक निकल कर आए हैं, वे किसी भी इंसान के लिए फायदेमंद है। बिना सोचे समझे नया कर्ज ना लेना, ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से खुद को दूर रखना, अपने काम और सेहत के प्रति कड़ा अनुशासन बनाए रखना, ये सबको फायदा ही पहुंचाएगा। और रिश्तों में दिखावे की जगह समझदारी और असली जिम्मेदारी को चुनना, ये ऐसी बातें हैं जो किसी के भी जीवन को बेहतर बना सकती हैं। और इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं। आज काफी नए और गहरे पहलुओं पर बात हुई। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इन आर्टिकल्स के अनुसार ज्योतिष कहता है कि ग्रह हमारे लिए परिस्थितियां बनाते हैं। वे हमें एक स्वर्णिम काल देते हैं जहां पुराने कर्ज और दुश्मन खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि जब ब्रह्मांड हमें एक ऐसा शानदार और निर्विवाद गोल्डन एरा देता है, तो वो वास्तव में हमें अपनी उन बुरी आदतों, उस भयंकर आलस और उन सभी कमजोरियों को हमेशा के लिए छोड़ने का सिर्फ एक बेहतरीन बहाना दे रहा होता है? क्या ये ग्रह हमें बदल रहे हैं या सिर्फ हमें खुद को बदलने का एक कारण दे रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।